हेलो। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप हमारा नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एग्ज़ाम शक्ति। तो आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के बारे में। यहाँ से आप देख लीजिएगा, लगभग अभी 110 क्वेश्चन है इसके, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं गवर्नर जनरल और वाइसरॉय की पूरी एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। ये देखिए यहाँ पे थ्योरी है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। आप पॉज करके मैं थ्योरी आपके लिए दे देता हूँ। लेकिन मेन अपना प्रैक्टिस सिर्फ एमसीक्यू का है, तो एमसीक्यू का प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सेट बनाइए, सब चीज़ कीजिए। तो ये सारी आप देख लीजिएगा एक साथ। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसमें से क्या सही होगा? तुम्हारा सही केवल 2 होगा, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। वैरन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो आंसर बी सही है सिर्फ। ये देखिए आइए से क्वेश्चन है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, कौन थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत है। कौन थे? विलियम बेंटिंक, जो कि 1833 में उनको नियुक्त किया गया था। निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की संग्रहित किया। लॉर्ड डालहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। कौन सा सही नहीं इसमें नहीं है? इसमें सही नहीं है सी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। ठीक है, ये गलत है, लेकिन ये सब बाकी सही है। लॉर्ड डालहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य को में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे। सही बात है। ये देखिए इसका पूरा डिटेल है, अगर आपको इसको पढ़ना होगा तो ये देखिए। लॉर्ड डालहौजी अपने डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैब्स थे उसके तहत वो इतने शहर को अपने अंडर कर लिए थे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? एशियाटिक से पहले आपको जानना पड़ेगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी? 1784 में। तो उस टाइम कौन थे? हमारे वैरन हेस्टिंग थे। ठीक है, ये देखिए 1794 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वैरन हेस्टिंग के टाइम हुई। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वह है वैरन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। ठीक है, ये देखिए यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है। आपको और भी जानकारी चाहिए तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है। इसमें जितना इसमें आप MCQ आप उतना ही ध्यान रख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम के लिए ज़रूरी है। रिंग फेंस की नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो किससे है रिंग फेंस नीति का संबंध? वो है वैरन हेस्टिंग से। ठीक है, रिंग फेंस का नीति का संबंध किससे है? वैरन हेस्टिंग से। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? किसने समाप्त किया था? तो वैरन हेस्टिंग ने। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए 2 बार BPSC में पूछी गई है।
निम्नलिखित में से किसने बंगाल में डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया, मतलब द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो किसने किया था? वैरन हेस्टिंग ने। ठीक है। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? ये देखो, द्वैध शासन तो पहले उन्होंने बंद कर दिया वैरन हेस्टिंग ने, लेकिन उनका जनक कौन था? उनका जनक था सर लियोनेल कर्टिस। सर लियोनेल कर्टिस। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थे वैरन हेस्टिंग। ये देखिए, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ये देखिए कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। वैरन हेस्टिंग का है, वैरन हेस्टिंग को। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? किसने की थी न्यायिक स्थापना? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक संगठन की स्थापना की। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रिंस विवादित वृद्ध सेवा सिविल सेवा कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? कौन थे वो? तो वो थे कॉर्नवालिस, जो कि कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का स्थापना किया। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया किसके काल में? कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ये देखिए, वो भी एक 10-11 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट वैरन हेस्टिंग के नाम से था। अभी देखिए, ये कॉर्नवालिस के नाम से ये क्वेश्चन है। तो ये सब आपको अपने आप ही एमसीक्यू से आपकी कवर होते रहेंगे। पूरा अपने बस एमसीक्यू को में आपको पकड़ बनाना है, बस एमसीक्यू को आपको तगड़ा करना है। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया कॉर्नवालिस के शासनकाल में। कॉर्नवालिस के शासनकाल में। कौन सा क्वेश्चन? हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र? गाजीपुर में। कहाँ पे है? गाजीपुर। (1802) की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो किसके बस मध्य हुए थे बसीन की संधि के हस्ताक्षर? वो हुए थे अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में। इनके बीच में सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बसीन की संधि कब हुई थी। बसीन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। और ये किनके दो बीच लड़ा गया था? तो वो थे अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। याद रखिएगा, फर्स्ट नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, द्वितीय। अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो कौन सा कथन? सबसे पहले आपको देखना है नहीं का है, तो नहीं है पहले आप एग्जाम के टाइम आप सर्किल लगा लिया कीजिएगा पहले, क्योंकि आदमी यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो नहीं को सर्किल करके उसके बाद आप एमसीक्यू को पढ़िएगा पूरे ऑप्शन को। दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत का नेपोलियन के खतरे में सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो कौन सा था वो? नहीं है, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। मतलब वो कंपनी के लिए एक जो महीना में सैलरी होता तो वो फिक्स करके नहीं रखा था, वैसे ही सबको जो उसको मन आ रहा है वो देता था। तो यही था लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो लागू यही नहीं होता है। कंपनी के लिए एक नियत आय का सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये गलत है, नहीं सही तो बोला था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। सबसे पहले देखिए वैरन हेस्टिंग आए, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसलिए लॉर्ड वेलेस्ली
ये क्या किए थे आके, सहायक संधि ये सब संधि वाला जितना था लॉर्ड वेलेस्ली ने आके किया था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो बसिन की संधि में 1802 में ये लोग आपस में किए थे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो था अवध का नवाब। अवध का नवाब था सहायक संधि को पहला। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार के बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था यह क्वेश्चन। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, कौन था, अवध का नवाब। कौन था, अवध का नवाब। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है हैदराबाद के निज़ाम में, ये दूसरा चीज़ है। लेकिन यहाँ डिटेल आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया, तो किसके काल में किया गया सहायक संधि को, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम देसी शासक कौन थे, तो कौन थे वो, हैदराबाद के निज़ाम। देखो यहाँ पे आया हैदराबाद का निज़ाम वाला। सबसे पहले सहायक संधि में सबसे पहला राज्य कौन सा आया था, अवध का। अवध का नवाब का संधि उनके अंदर आया था। ये क्या क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देसी शासक कौन था, मतलब भारतीय देसी शासक पूछ रहा है, तो हैदराबाद का निज़ाम। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, किसने नहीं की थी, इंदौर के होलकर राज्य ने। यह सहायक संधि पे इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया था, इन्होंने स्वीकार नहीं किया कि बोल नहीं हम नहीं आएंगे तुम्हारे अंडर। निम्न में से किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं की थी, तो इंदौर के होलकर राज्य ने। ये देखिए कैसे कैसे सहायक संधि में लॉर्ड वेलेस्ली ने सबके साथ राजनीतिक दुर्व्यवहार किया, और आप देख सकते हैं किन किन राज्य के बारे में है ये। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। तो क्या क्या दिया गया है कूट में, 1 2 3 4। सबसे पहले क्या था, हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया। ठीक है, निम्नलिखित विचार की जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड से पता कीजिए। तो हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया, तो कौन थे वो, लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि के। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था, क्या था, वो था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। वो लोग अपना एक वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों का प्रभुसत्ता स्थापित करना। जो शक्तिशाली बनेंगे तभी तो लोग फिर हम लोग पे राज कर सकता था। ये सब छोड़िए, आइए निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा, तो बक्सर का युद्ध 1764 में ये पूरा सही सुमेलित है। सहायक संधि ये गलत है, ये लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम हुआ था, जो कि 1863 में नहीं, वो बाद में आए थे, तो 120 है, गलत है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार ये सही है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना ये सही है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी, तो कौन थे वो, लॉर्ड वेलेस्ली ही थे। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो वैरन हेस्टिंग। सुगौली की संधि हुई थी, कब हुई थी सुगौली की संधि, तो 1815 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, हेक्टर मुंड्रो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग ये सही है। लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये भी सही है। तो हेक्टर मुंड्रो, बक्सर का युद्ध ये गलत है। ओहो सॉरी, क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस थी, ओहो हो, आंग्ल मराठा नहीं, आंग्ल मैसूर युद्ध में थे लॉर्ड कॉर्नवालिस तीसरे युद्ध में। हाँ सही सही सही, हेक्टर मुंड्रो बक्सर के युद्ध में।
सही है। तीर्थ आंग्ला मराठा युद्ध संबंधित है। देखिए यहाँ पे ये है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीर्थ आंग्ला मराठा किससे संबंधित है? तीर्थ आंग्ला मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। ये देखिए, इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट हो रहा है। हमारे जो पिछले जो सेशन थे उनमें ये सब पूरी जानकारी दी गई है। आप उनको चाहे तो आप उनको देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तीर्थ आंग्ला मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो 1820 से 1827 में। ये देखिए पूरा दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो किसने ले लिया था? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तीर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो कौन थे वो तीर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध? तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो कौन संबंध था उसमें? उसके लिए कैप्टन स्लीमेन। ये देखिए इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो किसने लगाई थी सती प्रथा पर पाबंद? विलियम बेंटिंग ने। कब? 1828 ईस्वी में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है। विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो 1829 ईस्वी में समाप्त की गई थी। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? कौन सा वर्ष था वो था 1789। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? किस रीति से हुआ था? कुप्राशासन के कारण। बगात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? कब हुआ था? 1850 में। जेम्स एंड्रूज रैमसे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी का। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। कब हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय? तो वो हुआ था 1856 में। इसमें सही मिलान करना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जो डलहौजी ने कुप्राशासन की नीति अपनाई थी उसमें कौन सा राज्य पहले, कौन सा शहर पहले लिया गया, कौन सा राज्य बाद में लिया गया, उस तरीके से सब दिया बताना है। तो उसके लिए आपको पूरा इसका एक बार थ्योरी दे पढ़ लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज में विलय कर लिया अवध का। ये देखो, अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापकगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए देश प्रदेश थे सतारा सबसे पहले 1848 में, फिर जैतपुर एंड संबलपुर 1849 में, फिर बागात 1850 में, फिर उदयपुर 1852, फिर झांसी, फिर नागपुर, फिर करौली, सबसे लास्ट में अवध था। तो याद रखिएगा सबसे पहले कौन सा राज था? सतारा, फिर संबलपुर 1849 में, फिर 1850 में बागात, फिर 1852 में जयपुर उदयपुर, फिर 1853 में झांसी, नागपुर 1854 में, 1855 में करौली। बस बीच का 51 और 52 का नहीं दिया हुआ है। बाकी 1848 में सतारा, 1849 में बागात, जोधपुर या संबलपुर, 1850 में बागात, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर, और 1855 में करौली और 1856 में अवध। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इसमें से कौन सुमलित नहीं है? तो सुमलित है, मतलब इसमें सही कौन सा है? तो 1848 में नहीं, सतारा तो 1848 में हुआ था, 1849 में नहीं, ये भी नहीं,
1856 में अवध का विलय, ये सही है। 1855 में करौली का हुआ था, ना कि झांसी का, तो ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? किसने की थी? डलहौजी ने। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? किस एक का शासक हटा दिया था? वो थे अवध के राजा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय राज्यों के विलय कर्म पर विचार कीजिए। सबसे पहले कौन हुआ? सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी। तो 3-2-1, तो 3-2-1। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो सबसे पहला शिकार कौन हुआ था? सतारा हुआ था 1848 में। 1848 में। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ, कब हुआ था सिंध विजय संपन्न? लॉर्ड एलनबरो के समय में। ये देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको नहीं लग रही होंगी, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार बिहार दरोगा के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? तो वो 1843 में। देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? 1843 में। कब किया था? 1843 में। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो कौन थे वो? जेम्स आउटरम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो कौन थे हमारे भाई प्रथम ब्रिटिश गवर्नर? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी 1853 ईस्वी में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? तो किन नगरों के बीच हुआ? तो मुंबई और ठाणे के बीच में। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? कब शुरू हुई थी? 1853 ईस्वी में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो कौन सी कंपनी थी जिसने रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो वो थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। अंतिम प्रमुख विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो था डफरिन के समय में। एटीन 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को बर्मा का ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसरॉय लॉर्ड डफरिन था, जिस समय 1885 में कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। तो ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डफरिन के समय में। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। मतलब पुनर्विवाह अधिनियम फिर से चालू किया गया लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, जो कि 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। 1856 को पारित हुआ था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। एक नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद से पढ़कर सुनाया था किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसरॉय था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ में? इलाहाबाद में। ये कैसे घुमा का क्वेश्चन पूछा जाता है। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1858 की समागड़ी की घोषणा में, कि भाई हम लोग अब अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 की समागड़ी की घोषणा ने।
जो कि इलाहाबाद में पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। रानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया कब? 1858 में, सॉरी 1877 में, 1877 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया 1877 में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने दास प्रथा को समाप्त किया था? वो थे लॉर्ड एलनबरो। कौन थे? लॉर्ड एलनबरो। निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कार्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी, सहायक संधि, लॉर्ड कैनिंग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना। नहीं, तो इसमें से सही कौन सा है? सिर्फ ए, लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, जो कि ये देखिए इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लॉर्ड कार्नवालिस सहायक संधि, स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी वे सही है, लॉर्ड कैनिंग तो डी गलत हो जाएगा। लॉर्ड कार्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त, भी हम लोगों ने पढ़ा ना, लॉर्ड कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है ये दोनों को आप रट लीजिएगा अच्छे से। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम में। सही सुमेलित, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त ये सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध नहीं, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध लड़ा गया था लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम, जो कि ये गलत है, तो इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। पेशवाशिप को कब समाप्त किया गया था? तो कब समाप्त किया गया था पेशवाशिप को? 1818 में। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो किसने की थी? जो उस समय के हमारे भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे चार्ल्स मेटकॉफ ने बात किया था। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ये सही है, लॉर्ड वेलेस्ली ये भी सही है। इसमें नहीं पूछ रहा है तो नहीं कौन हो सकता है? सर जॉन सॉर आंग्लो नेपाल युद्ध ये गलत है। ये कब हुआ था? वारेन हेस्टिंग के टाइम, तो ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? मतलब इसमें सही बताना है। तो लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध, सर जॉन सॉर तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध। तो सही इसमें से कौन है? तो सही इसमें से है लॉर्ड वेलेस्ली वाला, चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध में। इस बार इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़। लॉर्ड एलनबरो सिंध की अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में विलय। लॉर्ड डलहौजी को शासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध की विलीनीकरण। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में। सिंध कब हुआ था? लॉर्ड एलनबरो का टाइम, और अवध डॉक्टर डलहौजी के टाइम। लॉर्ड डलहौजी, इसमें आपको बताना है कि कौन नहीं है, ठीक है? तो लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण ये सही है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट इनको पारित किया गया सही है। लॉर्ड लिटन ये गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये देखिए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। देखिए याद रखिएगा, अफगानिस्तान ए और ऑकलैंड ए से। ऑकलैंड, तो अफगानिस्तान के समय जब युद्ध हुआ था तो कौन थे? ऑकलैंड थे हमारे गवर्नर जनरल भारत के। निम्न में से कौन
चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है। तो कौन था वो? जॉन लॉरेंस, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के साथ। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? तो वो हुई थी लॉर्ड मायो के कार्यकाल में। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? तो कौन थे? अभी हम लोगों ने देखा था, तो वो थे लॉर्ड मायो। किस वायसरॉय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वह भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो कौन थे वो? लॉर्ड मायो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम रहे। किस वायसरॉय की हत्या उसे कार्यकाल में की गई? तो कौन थे वो? लॉर्ड मायो ही थे। अफगानिस्तान के प्रति एक अगर फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था, कौन था वो? लिटन। कौन भारत का वायसरॉय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो कौन था वो? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन सबसे ज़्यादा 7 वर्ष तक रहा था, फिर लॉर्ड डफरिन, फिर लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड मायो। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित स्थानीय 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। कौन थे उस टाइम हमारे भारत के वायसरॉय? तो वो थे लॉर्ड रिपन द्वारा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? किससे संबंधित था इल्बर्ट बिल विवाद? तो वो संबंधित था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई आयुक्ताओं को हटाया जाना। किसकी पदाविधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिकरण किया गया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग? तो हमारा सही आंसर है लॉर्ड रिपन। ये देखिए, इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का मानक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। निम्नलिखित में से युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें? स्थानीय स्वशासन अभी पढ़े हम लोग, लॉर्ड लिटन नहीं, कौन थे? लॉर्ड रिपन। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, ये सही है। राज अपहरण नीति लॉर्ड, ये सही है। स्थायी बंदोबस्त कार्निवालिस, ये सही है। तो ये इसमें से कौन नहीं है? तो हमारा ये ऑप्शन ए जो होगा ये नहीं होगा, ये लॉर्ड रिपन के टाइम हुआ था। ये देखिए, इसमें मैच करना है आपको। क्लाइव, बेंटिंग, चार्ल्स मेटकॉफ या कर्जन? क्लाइव के समय क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। तो 1 का बी किस में? सी में। बस वही आंसर हो जाएगा। नहीं, हाँ, 1 बंगाल में दोहरा शासन, सॉरी, बंग विभाजन। क्लाइव बंगाल में दोहरा शासक। ए, क्लाइव के समय बंगाल में दोहरा शासन हुआ था। बेंटिंग के समय अंग्रेजी शिक्षा आगे बढ़ी थी। चार्ल्स मेटकॉफ के टाइम प्रेस पर से प्रतिबंध हटा था। और कर्जन बंगाल विभाजन। इसमें आपको मैचिंग करना है। तो लॉर्ड डलहौजी 1 का डी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सती प्रथा का निषेध, तो 1 का डी, 2 का ए। तो हमारा एक ही ऑप्शन में ए में है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन और लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? लॉर्ड कार्निवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, नहीं, ये वारेन हेस्टिंग के टाइम आया था। लॉर्ड वेलेस्ली स्थायी बंदोबस्त, ये भी गलत है, ये लॉर्ड कार्निवालिस के टाइम था। लॉर्ड एननबरो
सिंध का विलय, ये सही है। लॉर्ड डलहौजी, प्रथम अफगान युद्ध, ये गलत है। प्रथम अफगान युद्ध किसके टाइम हुआ था? ऑकलैंड के टाइम। तो हमारा आंसर जो यहाँ पर सही है वो सी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो किसके काल में हुई थी? ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में। निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। लॉर्ड कर्जन के काल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले कौन था वायसराय? सबसे पहले कर्जन आए, फिर हार्डिंग आए, फिर चैम्सफोर्ड आए। 1 2 3 4, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी, किसके काल में अपनाई गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? लॉर्ड कर्जन ने। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो कौन थे वो? लॉर्ड मीटो, जो कि 1909 में आए थे ये, और ये एक मुस्लिम पक्ष के लिए ही थे ये। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? कौन था वो? लॉर्ड रीडिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें नहीं है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये सही नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये एक समाचार पत्र था जो 1878 में लॉर्ड लेटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। सरकार, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठगी का दमन, विलियम बेंटिंग। इल्बर्ट बिल, रिपन। रिंग फेंस की नीति, वैरेन हेस्टिंग। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन, ये गलत है। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार बिहार दरोगा के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया था। ठगी का दमन किसके शासनकाल में हुआ था? विलियम बेंटिंग के टाइम। उन्होंने ठगों पर, देखिए यहाँ पे एक ट्रिक से आप जा सकते हैं। जितने भी ठग वाले, जैसे कोई भी प्रतिबंध लगाना हो चाहे ठग हो, तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। बैंटिंग, तो बैन कर दिया, सबको ये बैन कर देता था। इसके काल में सब बैन हो जाते थे। ब्रिटिश भारत की राजधानी की कलकत्ता से दिल्ली कौन लाया था? तो कौन लाया था कलकत्ता से दिल्ली? लॉर्ड हार्डिंग। इसमें आपको मिलान करना है। चूक का सिद्धांत, हड़प नीति, डॉक्टर नोबलेस किसका टाइम था? डलहौजी के टाइम। बंगाल का विभाजन, कर्जन का टाइम। बंगाल में दोहरा शासन, लॉर्ड क्लाइव के टाइम। और सामाजिक सुधार, बेंटिंग, क्योंकि यही एक थे जो थोड़ा सामाजिक सुधार किए थे। संबलपुर कब अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया था? तो 1849 में। सतारा 1848 में। सबसे लास्ट में अवध 1856 में। झांसी 1854 में। निम्न में से किस वायसराय ने के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? कौन से वायसराय थे जिनके काल में ये हुआ था? तो वो थे लॉर्ड लिटन के टाइम। मुसलमानों को, हिंदुओं को राय बहादुर और मुसलमानों को खान बहादुर उपाधि प्रदान कर रहे थे लॉर्ड लिटन। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। ये थी टोटल 105 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप इतना भी आप पढ़ लेते हैं तो आप फिर जितने भी गवर्नर का क्वेश्चन आप जाके लगाइएगा, आप उसमें सारा का सारा क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए
हमारे साथ जुड़े रहिए और इस पे हर एक सीरीज एक नई वीडियो आते रहेगी। और हमारा फिर कल का ये टॉपिक रहेगा, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा था। तो चलते हैं तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।